है। आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं एक लड़के के रूप में खुद को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा नाम आर्यन है। पिछले कुछ समय से मैं अपने मौसी के घर नहीं जा पाया था। मौसी कभी कभी फोन कर लिया करती थी, लेकिन उस समय मैं अपनी मास्टर डिग्री की फाइनल परीक्षा की तैयारी में बहुत बिजी था। अब परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका था और अब मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में था, लेकिन मौसी की यादें मेरे मन में अभी भी ताज़ा थी। उनके साथ बिताए खुशनुमा पल मुझे हमेशा याद आते थे। मैंने सोचा, क्यों ना अब जाकर मौसी से मिल लूं और उनके हाथों का बना खाना खाकर कुछ दिन उनके साथ बिताऊं। इसलिए मैंने तय किया कि इस बार मैं मौसी के घर जाकर कुछ समय बिताऊंगा। ये मेरे लिए सिर्फ परिवार के साथ बिताने का मौका नहीं था, बल्कि अपने भीतर की तनाव को भी दूर करने का एक तरीका था। आखिरकार भगवान जी ने मेरे अंदर की बात सुन ली और एक दिन मेरी मौसी का फोन आया। उन्होंने माँ से कहा कि तुम और अर्जुन 5-6 दिन के लिए हमारे घर आ जाओ। तुम्हारे जीजा जी अगले 7 दिनों के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। वैसे भी हम सबको मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। मीरा, इस बहाने हम 5-6 दिन साथ रहकर खूब मजा करेंगे। तुम कल ही आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। बगल में खड़े मैं सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि माँ ने फोन स्पीकर पर रखा था ताकि मैं भी सुन सकूं। मेरी माँ का नाम मीरा है और मेरी मौसी का नाम राधा। ये सुनकर माँ ने कहा, ठीक है राधा, हम दोनों कल आ रहे हैं। ये कहकर माँ ने फोन बंद कर दिया। फरवरी का महीना था, ठंड काफी पड़ रहा था, इसलिए माँ ने कहा, अर्जुन, हम सुबह 11 बजे से निकलेंगे ताकि ठंड कम लगे, लेकिन हम बाइक से चलेंगे। मैंने माँ को हाँ कर दी। फिर माँ ने कहा, मैं हम दोनों के कपड़े पैक कर देती हूँ। फिर माँ कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि अगर मौसी ने माँ को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा, और अगर माँ के सामने मौसी ने मुझसे कुछ ऐसा किया तो क्या होगा। इसी सोच में मैं सो गया। अगले दिन मैं और माँ चाय नाश्ता करके तैयार हो गए। 11 बजे हम अपनी बाइक से निकले। मौसी के गांव जाने के लिए 3 घंटे का रास्ता था। हम अपने मग्न में चूर होकर चले जा रहे थे। शहर की सीमा पार करते ही हमें कच्चा रास्ता मिला। बाइक की सीट पीछे थोड़ी ऊंची थी, इसलिए माँ बार बार मुझसे टकरा रही थी। मैंने माँ से कहा, डरो मत, मुझे कसकर पकड़ ले। वैसे भी माँ को बाइक से यात्रा करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मेरी जांघ पर कसकर पकड़कर बैठ गई। वह पीछे से मुझे चिपक कर बैठी थी। कच्चे रास्ते की वजह से बाइक हिल रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था। अब रास्ते में काफी गड्ढे थे। मैं बाइक धीरे चला रहा था। फिर भी एक बार जब मैं एक गड्ढे को बचाने की कोशिश कर रहा था, बाइक का पहिया दूसरे गड्ढे में चला गया। हम दोनों उछल गए और माँ ने खुद को संभालने के लिए मुझे कसकर पकड़ लिया। यह सब एक पल में हुआ और हम दोनों को कुछ समझ नहीं आया। माँ ने कहा, कैसे रास्ते हो गए हैं, लोग बाइक पर कैसे सफर करते हैं, भगवान जाने। यह सुनकर मैंने माँ से कहा, अरे बारिश के कारण सड़क की हालत खराब हो गई है, थोड़ी दूर और चलो, आगे अच्छा रास्ता मिलेगा। माँ ने कहा, अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे लगा था कि तेरी मौसी के घर तक ऐसा ही रास्ता होगा। एक झटके में हुई घटना। मैं मन ही मन सोच रहा था कि माँ को यह सब महसूस हुआ होगा या नहीं। अगर हुआ होगा तो उसने अपना हाथ हटाया क्यों नहीं, बल्कि उसने और कसकर पकड़ रखा था। क्या उसे भी इसमें कुछ संतोष मिल रहा था? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चल रहे थे। अब हम गांव के पास पहुंच चुके थे। आखिरकार हम मौसी के घर पहुंच गए। तब दोपहर के 2:15 हो रहे थे। बाइक की आवाज सुनकर मौसी आंगन में आई। हमें देखकर वह बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत माँ को गले लगाया और माँ ने भी उन्हें कसकर गले लगाया। दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछने लगी। फिर माँ अंदर चली गई और फिर मौसी ने मुझे कसकर गले लगाया और मैंने भी उन्हें गले लगाया। तभी मौसी ने कहा, क्या रे बदमाश, इतने दिन हो गए तू आया ही नहीं, और हाँ, तू इतना सज धज कर कैसे आया है? अब तो तेरी माँ को सब कुछ बताना ही पड़ेगा, फिर दोनों का घर में ही इंतजाम हो जाएगा। ये सुनकर मैंने दूर हटते हुए कहा, क्या बोल रही हो मौसी, कुछ भी। इतना कहकर मौसी घर के अंदर चली गई और मैं बाइक से अपने बैग को लेकर घर के अंदर ले आया। दोनों बहनें किचन में बातें कर रही थी। खैर, मैं बैग रखकर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर कपड़े बदलने के बाद हॉल में जाकर बैठ गया। इस बीच माँ और मौसी डाइनिंग टेबल पर खाने की प्लेटें लगा रही थीं। तभी मौसी ने मुझे आवाज देकर खाने के लिए बुलाया और मैं उनके साथ खाने बैठ गया। हम बातचीत करते हुए मजे से खाना खा रहे थे। इधर उधर की बातें करते हुए हमने संतुष्टि से खाना खत्म किया। इतने में
ने कहा, राधा क्या बताऊं तुझे, रास्ता इतना खराब था कि गाड़ी में धक्के खाकर मेरी कमर दर्द करने लगी है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, अब तू ही कुछ कर। इस पर मौसी ने कहा, चिंता मत कर मीरा, अर्जुन बहुत अच्छा मसाज करता है। जब एक बार मेरा भी पूरा शरीर दर्द कर रहा था तब उसने मसाज किया था, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था, पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया था। इतना कहकर मौसी ने मुझे आंख मारते हुए कहा, अर्जुन माँ का शरीर दर्द कर रहा है, मसाज कर देना, बाद में आराम हो जाएगा। मैंने हाँ कहते हुए वहां से उठकर हॉल में जाकर बैठ गया। मेरे मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था कि मौसी ने झूठ क्यों बोला कि मैं अच्छा मसाज करता हूँ। ऐसा क्यों कहा होगा? क्या वह झूठ बोल रही थी ताकि मेरी माँ के साथ मेरी नजदीकी बढ़ सके? मौसी इस सब से क्या हासिल करना चाहती थी? मेरे मन में बेचैनी बढ़ रही थी। दोनों महिलाएं किचन में सफाई कर रही थी और मैं दोनों पर नजर रख रहा था। दोनों का शरीर एक जैसा लग रहा था। वे धीमी आवाज में कुछ बात कर रही थी, लेकिन मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वे दोनों मेरे बारे में ही बात कर रही होंगी। कुछ ही समय बाद दोनों हॉल में आकर बैठ गईं, क्योंकि अब दोपहर के 4 बज चुके थे। मौसी ने माँ से कहा, मीरा तू कपड़े बदल ले, गाउन लाई है क्या? नहीं तो मेरा ले ले, चल पानी पी और बेडरूम में आराम कर, फिर अर्जुन मसाज कर देगा तेरा। इतना कहकर दोनों बेडरूम में चली गईं। मैं हॉल में बैठा सोच रहा था कि मैंने आज तक मसाज नहीं किया है। थोड़ी देर बाद मौसी किचन में गई और एक कटोरी लेकर आई और बोली, चल अर्जुन। फिर मैं चुपचाप उसके पीछे बेडरूम में चला गया। बेड पर माँ पेट के बल लेटी हुई थी। मैं माँ को एकटक देखने में इतना खो गया कि मौसी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तब मौसी ने कहा, इतना क्या देख रहा है अर्जुन, क्या कभी किसी को इस तरह नहीं देखा? फिर उसने कहा, चल अब माँ की मसाज कर दे ताकि उसे आराम मिल सके। मैं बेड पर बैठ गया और मौसी ने तेल की कटोरी मेरे हाथ में देते हुए कहा, चल पैरों से शुरू कर। मैंने माँ के पैरों पर तेल लगाना शुरू किया और मौसी पास ही लेटकर देख रही थी। मैं बारी बारी से दोनों पैरों पर तेल लगाकर मसाज कर रहा था। मौसी हल्की मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी और इशारों में मुझसे कुछ कह रही थी कि ऊपर की ओर भी मसाज करो, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी। तभी माँ ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। इसके बाद थोड़ी दूर पर सोई हुई मौसी माँ से कहने लगी, कैसा लग रहा है मीरा? माँ ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है राधा, आज पहली बार ऐसा कुछ करवा रही हूँ, वो भी तेरे जोर देने की वजह से। तुझे बहुत कुछ पता है राधा। तभी मौसी ने माँ के सिर पर हल्का थप्पड़ मारा। माँ ने कहा, क्या बचकानी बातें कर रही है? अर्जुन देख रहा है, उसे क्या लगेगा? इस पर मौसी ने माँ का गाल खींचते हुए कहा, इसमें क्या है, वैसे भी अर्जुन ने बहुत कुछ देखा है। ये सुनकर माँ ने शर्माते हुए कहा, चल कुछ भी मत बोल राधा, बहुत नाटक कर रही है तू। फिर माँ ने कहा, अर्जुन बहुत आराम मिल रहा है मुझे, अब कंधों तक मसाज कर दे ताकि पूरे शरीर को राहत मिले। फिर मैंने भी अच्छे से मसाज किया। करीब आधे घंटे की मसाज के बाद माँ ने कहा, अब बस कर अर्जुन। फिर मैं उसी तरह खड़ा रहा। मेरे दोनों पैर माँ की कमर के पास थे। तभी माँ पलटकर पीठ के बल लेट गई। फिर मौसी उठी और माँ का हाथ हटाते हुए बोली, अरे ये क्या कर रही है मीरा, अभी आधे शरीर की मसाज बाकी है। माँ शर्माते हुए बोली, अब रहने दे राधा, मुझे शर्म आ रही है अर्जुन से ऐसा करवाते हुए। फिर मसाज के बाद माँ को कमर दर्द से राहत मिली। जब हम सब बाहर आए, मौसी ने मुझे बुलाकर कहा, अर्जुन चलना, बहुत दिन हो गए। मैंने हामी भरी और हम घर के अंदर जाकर खाने का मजा लेने लगे। फिर मौसी ने मुझसे पूछा, तो अर्जुन एक बात बता, माँ की मसाज करके तुझे कैसा लगा? मैंने कहा, मौसी पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन तुमने सब संभाल लिया, वरना मेरा क्या होता? मौसी ने कहा, लेकिन तेरी माँ भी तैयार हो गई थी और उसे अच्छा लगा। मैंने कहा, हाँ मौसी, ये सब तेरी वजह से हुआ। फिर मौसी ने कहा, अब तो इसे करने में मजा आएगा ना अर्जुन? मैंने कहा, नहीं मौसी, मुझे ये सब माँ के साथ करना अच्छा नहीं लगेगा। मौसी ने कहा, अब तू चिंता मत कर, जो भी करना होगा तेरी माँ ही करेगी। मेरा ध्यान अनजाने में सामने के अलमारी के शीशे पर गया तो दरवाजे पर माँ खड़ी दिखी, लेकिन मौसी ने उसे नहीं देखा। मैंने जानबूझकर अनजान होने का दिखावा किया और फिर शीशे में देखा तो माँ हमें देख रही थी। एक पल के बाद जब मैंने फिर देखा तो माँ वहाँ नहीं थी। तभी मौसी ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन? मैंने मौसी को बताया कि माँ यहाँ आई थी,
यह सुनकर मौसी खुश होकर बोली, क्या कह रहा है अर्जुन? तो इसका मतलब तीर सही निशाने पर लगा है। अब मीरा खुद आएगी। इतना कहकर हम दोनों बेड से उठे और बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गए। अब शाम के ठीक 4 बजे थे। फिर हम दोनों ने कपड़े पहने और तैयार हो गए, लेकिन मैंने मौसी से कहा, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। मौसी ने कहा, रुको, मैं चाय बना देती हूँ। फिर हम हॉल में आए तो माँ भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। मौसी ने कहा, मीरा बैठो, मैं चाय बना देती हूँ, अच्छा लगेगा, वैसे भी मौसम ठंडा है। माँ ने कहा, हाँ बना राधा, कम से कम शरीर गर्म हो जाएगा। वैसे तुझे अब ठंड नहीं लग रही ना? माँ ने हल्के कटु शब्द में मौसी से कहा। यह सुनकर मौसी समझ गई कि माँ ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन मौसी ने कहा, अरे मीरा, हमें तो ठंड की आदत है, वैसे भी तुम्हारे शहर में ठंड होती ही कहाँ है। चल, मैं जल्दी से चाय बना देती हूँ। फिर मौसी किचन में चली गई और चाय बनाकर लाई और फिर हम तीनों ने साथ में चाय पी। फिर मैंने माँ से कहा, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। इस पर माँ ने कहा, हाँ जा, अब जा भी, तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी, लेकिन जल्दी आ जाना। मैंने माँ को हाँ कहा और बाहर निकल गया। मैं घूमते घूमते नदी के किनारे एक सुंदर शांतिपूर्ण प्राकृतिक माहौल में जा बैठा। हवा में बहुत ठंडक थी और सर्द हवा शरीर को चुभ रही थी। इतने अच्छा वातावरण में भी मेरे मन में विचार आ रहे थे कि मौसी और मेरे बीच जो कुछ था वह माँ को पता चल गया था। असल में उसने सब कुछ देख लिया था। सब कुछ देखने के बाद भी माँ शांत थी, लेकिन माँ, मौसी और मैं ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। माँ यह सब जानती थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। क्या यह सब देखकर उसकी भी भावनाएं जाग गई थी? क्या उसे भी यह सब करने की इच्छा हो रही थी? या शायद पिताजी उसे वो सब नहीं देते होंगे? ऐसे ही कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। आखिरकार मैं उठा। हर तरफ अंधेरा हो गया था और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। फिर मैं सीधे घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुंचा तब रात के 8 बज चुके थे। माँ और मौसी किचन में खाना बना रही थी। मुझे देखकर माँ ने कहा, आ गया अर्जुन, गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर आ, फिर हम खाना खाएंगे। फिर 9 बजे के करीब हम खाना खाने बैठे। तब मैंने मौसी से कहा, मौसी, यहाँ बहुत ठंड है, हमारे यहाँ कभी इतनी ठंड महसूस नहीं होती। इस पर मौसी ने मुझे आंख मारते हुए कहा, चिंता मत कर, आज हीटर है, तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। मैंने कहा, सच? तो ठीक है, आज मैं जल्दी सो जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ मौसी, अब तो ऊब भी हो गई है। इस पर माँ ने कहा, अरे तुम तो इतने नौजवान हो, तुम्हें क्या हो गया इस उम्र में थकने का? मौसी ने कहा, अरे मीरा, यात्रा की वजह से थक गया होगा और ऊपर से इतना खराब रास्ता। इस पर माँ ने कुछ नहीं कहा। इसी तरह हम बातें करते करते खाने का आनंद ले रहे थे। फिर वे दोनों रसोई की सफाई में लग गईं और मैं उठकर आंगन में थोड़ी टहलने गया और फिर बेडरूम में सोने चला गया। मौसी ने पहले ही सब तैयार कर रखा था। एक बड़ी सी कंबल बिस्तर पर बिछी थी, जो 2 लोगों के लिए काफी थी। मैंने कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट गया और दीवार की ओर मुंह करके कंबल ओढ़ ली। मुझे पता था कि वे दोनों जब आएंगी तो मौसी मेरे पास ही सोएगी, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों की कमी पूरी करने वाली थी। ऐसे ही सोचते सोचते मैं शांति से लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं उनके आने का इंतजार कर रहा था। 1 घंटे के बाद वे दोनों बातें करते हुए बेडरूम में आईं। मौसी ने कहा, मीरा तुम बीच में सो जाओगी क्या? इस पर माँ ने कहा, तू ही सो जा बीच में राधा। फिर मौसी ने कहा, अगर तुम बीच में सोओगी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। फिर भी माँ ने मना कर दिया। मैं दोनों की बातें सुनते हुए सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। मैंने चुपके से मुंह से कंबल हटाकर देखा तो हर जगह अंधेरा था। इसका मतलब मौसी ने सारी लाइट बंद कर दी थी। मैं मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि अब माँ को कुछ भी नजर नहीं आने वाला था। अगले 20 मिनट तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। फिर मैंने करवट बदलकर मौसी की ओर मुंह करके लेट गया। तब मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मौसी पास ही थी। मैं उसकी सांसों की आवाज सुन सकता था। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सही है? क्या माँ को इस सब का एहसास हो गया है, या फिर वह अनजान बनी हुई है? लेकिन मैंने सोचा, अब जो होना है वह होकर रहेगा। तभी मौसी ने धीमे से मुझे छूकर कहा, तू सो गया क्या? उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी। मैंने सोने का नाटक जारी रखा, लेकिन मन के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक मौसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी पीठ पर घूमने लगी। एक अजीब सी बेचैनी और डर मेरे अंदर पनपने लगे। तभी अचानक माँ की आवाज सुनाई दी,
राधा, सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर मौसी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और थोड़ी दूरी पर जाकर लेट गई। माँ की इस आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे शांत कर गया। मुझे महसूस हुआ कि माँ सब जानती है, लेकिन वह इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, बिना किसी को चोट पहुंचाए। मैं थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा और फिर आखिरकार नींद आ ही गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो माँ पहले ही उठ चुकी थी। वह किचन में चाय बना रही थी। मौसी भी पास में ही थी, लेकिन माहौल थोड़ा असहज लग रहा था। फिर माँ ने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चाय पिएगा? मैं कुछ कह नहीं पाया, बस हाँ में सिर हिलाया। मैं जानता था कि माँ बहुत कुछ जान चुकी है और उसके चेहरे की मुस्कान में एक गहरा अनुभव छिपा हुआ था। उसने उस रात जो देखा था, उसे शायद उसने अपने अंदर ही समेट लिया था, बिना किसी बड़े झगड़े या मुद्दे के। कुछ देर बाद माँ ने मौसी की ओर देखा और कहा, अच्छा राधा, अब हमें चलना चाहिए, घर पर बहुत काम है। तब मौसी ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, हाँ तुम जाओ, अब तुम्हारे जीजाजी को भी आने का समय हो गया है। जैसे ही मौसी ने हमें विदाई दी, घर का माहौल अचानक से हल्का हो गया। मैंने महसूस किया कि माँ ने बिना कुछ कहे इस स्थिति को सही दिशा में मोड़ दिया था। माँ ने मेरी ओर देखा और कहा, अर्जुन, जिंदगी में हर चीज की एक हद होती है। सही और गलत का फर्क जानना बहुत जरूरी है। उसकी बातों ने मेरे दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ी। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा। माँ के इस शांत और धैर्यपूर्ण व्यवहार ने मुझे वह सीख दी जो शायद किसी और तरीके से समझना मुश्किल होता। इस तरह मौसी के घर से विदा लेते हुए मैंने तय किया कि मैं अपने सोच और कर्मों को सुधारूंगा और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। माँ की समझदारी और ममता ने मेरे जीवन को एक नई राह दी और मैं अपने भविष्य की ओर आशा और आत्मविश्वास के साथ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।